मैं उस कमरे में खड़ी थी जहां एक बुढ़िया अपनी खाट पर लेटी थी, आधी आंखें खुली, आधी बंद। और उसने मेरी तरफ देखा, मुझे पहचाना नहीं, फिर भी मुस्कुराई। मैंने पूरी जिंदगी उसे ढूंढा था, 30 साल, और अब जब मिली तो वो मुझे भूल चुकी थी। लेकिन शुरुआत से बताती हूं, क्योंकि इस कहानी का दर्द तभी समझ में आएगा जब तुम जानोगे कि मैं कहां से आई थी। मेरा नाम कविता है। कविता नहीं, बस कविता। कोई उपनाम नहीं, कोई गोत्र नहीं, कोई खानदान नहीं। आनंद नगर बाल आश्रम की रजिस्टर में मेरा नाम इस तरह लिखा था, कविता। आयु अज्ञात, माता पिता अज्ञात। दिनांक प्रवेश 15 मार्च 1988। मैं कितने दिन की थी जब मुझे वहां छोड़ा गया, यह भी किसी को नहीं पता था। आश्रम की वार्डन दीदी, सुमित्रा दीदी, जो तब नई नई आई थी, उन्होंने बताया था कि मैं एक कपड़े में लिपटी थी और उस कपड़े पर हल्दी के 2-3 धब्बे थे। शायद किसी पूजा का कपड़ा था। शायद माँ ने सोचा था कि भगवान का आंचल ओढ़ाकर छोड़ेगी तो मैं सुरक्षित रहूंगी। मैं उस आश्रम में बड़ी हुई जहां हर बच्चे के पास एक कहानी थी और कोई सुनने वाला नहीं था। हम सब वहां एक दूसरे के लिए परिवार थे। रेखा, मुन्नी, छोटू, रामू और मैं। हम साथ सोते थे, साथ खाते थे, एक दूसरे के बालों में जुएं निकालते थे और रात को एक दूसरे से डरावनी कहानियां सुनते थे। लेकिन हर दिवाली पर जब पास के मोहल्ले से पटाखों की आवाजें आती थी और रोशनी की लड़ियां जलती थीं, तब हम सब चुप हो जाते थे। उस चुप्पी में एक सवाल होता था जो हम कभी जोर से नहीं पूछते थे, हमारी माँ कहाँ है? मेरे लिए ये सवाल दूसरों से ज्यादा था। रेखा को पता था कि उसकी माँ नहीं रही। छोटू के पिता शराबी थे। रामू के घर में बाढ़ आई थी। लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं पता था। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक हल्दी का धब्बा। और उसी धब्बे को पकड़कर मैंने पूरी जिंदगी जी। मैंने हर उस औरत के चेहरे में अपनी माँ को ढूंढा जो मेरी उम्र से 20-25 साल बड़ी थी। हर वो औरत जो हल्दी वाली साड़ी पहनती थी, हर वो हाथ जो मेरे सिर पर फिरता था, हर वो आंख जो थोड़ी मेरी जैसी लगती थी। आश्रम में पढ़ाई अच्छी नहीं थी, लेकिन सुमित्रा दीदी ने मुझे पढ़ने की आदत डाली। वो कहती थी, कविता, तेरी कोई जड़ नहीं है, इसलिए तुझे खुद को ऊंचा उठाना होगा। पेड़ मिट्टी से नहीं, अपनी जड़ों से खड़ा होता है। तेरी जड़ें तेरी मेहनत है। मैंने उनकी बात मानी। मैंने हर किताब पढ़ी जो मिली। मैंने 10वीं में जिले में चौथा स्थान पाया। मुझे स्कॉलरशिप मिली। मैं शहर के सरकारी कॉलेज में गई और वहां से नर्सिंग की पढ़ाई। नर्सिंग मैंने इसलिए चुनी क्योंकि मुझे बीमार लोगों के पास बैठना अच्छा लगता था। उनकी आंखों में एक तरह का सच होता है जो स्वस्थ लोगों की आंखों में नहीं होता। और शायद ये मैंने बाद में समझा। मैं यह भी सोचती थी कि किसी दिन मेरी माँ बीमार पड़ेगी और मैं उसकी देखभाल करूंगी। यह सोच अजीब थी, मैं जानती थी। लेकिन जो लोग बचपन में प्यार के भूखे रहते हैं, वो बड़े होकर भी ऐसे सपने देखते हैं जो दूसरों को पागलपन लगते हैं। मैं 22 साल की थी जब आश्रम का एक पुराना रिकॉर्ड मेरे हाथ लगा। सुमित्रा दीदी रिटायर हो रही थी और वो पुराने कागजात साफ कर रही थीं। उन्होंने मुझे बुलाया और एक पुराना लिफाफा दिया। कविता, ये तेरी फाइल में था। तब मैंने रख लिया था। सोचा था तू बड़ी होगी तो दूंगी। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक कपड़े का टुकड़ा था, पीले रंग का। हल्दी का धब्बा अब फीका पड़ चुका था और एक छोटी सी चिट। चिट पर लिखा था, हाथ से, कांपती हुई लिखावट में, इसका नाम कविता रखना। माँ माफ करना। बस इतना, माँ माफ करना। इसका मतलब था कि माँ जिंदा थी जब उसने यह लिखा था। इसका मतलब था कि उसने मुझे जानबूझकर छोड़ा था।
और इसका मतलब था, और यही वो बात थी जो मुझे सालों साल जगाए रखती, कि उसे माफी मांगनी पड़ी। तो उसे पता था कि उसने गलत किया, तो उसे दुख था, तो शायद वो मुझे याद करती थी। उस रात मैंने वो चिट को अपने सीने से लगाकर सोई। पहली बार मुझे कुछ मिला था जो मेरी माँ का था। उसके हाथ का स्पर्श, उसकी लिखावट, उसका दर्द। और उस रात मैंने फैसला किया, मैं उसे ढूंढूंगी, चाहे जितना वक्त लगे। अगले 8 साल मैंने 2 काम किए। 1, नर्सिंग की नौकरी। 2, माँ को ढूंढना। मैं हर छुट्टी पर उस शहर के पुराने मोहल्लों में जाती जहां हमारा आश्रम था। मैं अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगालती, पुलिस थाने जाती, नगर निगम के दफ्तर में बैठती। लोग मुझे पागल समझते। एक बार एक बाबू ने कहा था, बेटी, जिसने छोड़ा उसे क्यों ढूंढती हो? मैंने कहा था, क्योंकि एक बार और मिलना है। उसने पूछा, क्या करोगी मिलकर? मैं चुप रह गई थी। मुझे खुद नहीं पता था। 30 साल की उम्र में एक अस्पताल में काम करते हुए मुझे एक सुराग मिला। एक बुजुर्ग मरीज थे, रामचंद्र जी, जो हमारे आश्रम के पास के मोहल्ले में रहते थे। उन्हें याद था कि 1988 में उस मोहल्ले में एक परिवार था, सोनकर परिवार, जिनकी जवान बेटी ने एक बच्चा जना था और बच्चा कहीं चला गया था। परिवार ने कहा था, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। लेकिन रामचंद्र जी की पत्नी ने देखा था कि बच्ची रो रही थी। सोनकर परिवार, मोहल्ला राजेंद्र नगर। उस बेटी का नाम था सुनीता। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने यह सुना। मेरा नाम कविता था और माँ का नाम सुनीता, दोनों त से। शायद यह इत्तेफाक था, शायद नहीं। मैंने राजेंद्र नगर का पता लिया और उसी हफ्ते वहां गई। सोनकर परिवार का पुराना मकान अब किसी और का था। नए मालिकों को पता था कि पहले कौन रहता था। हाँ, सोनकर थे। बुढ़िया अकेली रहती थी। बेटी थी, वो चली गई कहीं। फिर बुढ़िया भी चली गई। कहाँ गई? पता नहीं। मैंने मोहल्ले में और पूछा। किसी ने बताया, सुनीता की शादी हुई थी बाहर, पति मर गया, वो अकेली रहती थी। सुना है अब बीमार है, किसी बेटे के पास है। नहीं, बेटा नहीं है, वो तो। रुको, हाँ, वो तो अकेली है, शायद किसी आश्रम में। आश्रम में? माँ आश्रम में? मैं वहां आश्रम में पैदा हुई थी और माँ अब आश्रम में थी। इस बात में एक अजीब सी गोलाई थी जो मुझे उदास करती थी और साथ ही किसी अनजान ईश्वर की व्यवस्था पर भरोसा भी दिलाती थी। अगले 6 महीने मैंने उस शहर के सभी वृद्धाश्रमों में पूछताछ की। अंत में 6ठे महीने के आखिरी हफ्ते में मुझे पता चला। शांति निवास वृद्धाश्रम। सुनीता सोनकर, उम्र करीब 50-55 साल, अकेली, बीमार, और बीमारी अल्जाइमर। मुझे नहीं पता था उस पल क्या महसूस हुआ। खुशी? नहीं। दुख? हाँ, लेकिन वो भी पूरा नहीं। एक अजीब सी सुन्नाहट थी, जैसे पाँव में चींटियां चलती हैं जब बहुत देर बैठे रहो। मैं ढूंढ रही थी उसे, जो मुझे पहचाने, जो मुझे बेटी कहे, जो मेरे माथे पर हाथ रखे और कहे, माफ करना। और वो मुझे पहचान भी नहीं सकती थी। पहली बार मैं जब शांति निवास गई तो मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं बस देखना चाहती थी। वार्डन से कहा कि नर्स हूं, स्वयं सेवा करना चाहती हूं। उन्होंने खुशी से हाँ कह दिया। वहां लोगों की कमी थी। उन्होंने मुझे कमरा नंबर 7 दिखाया। यहाँ सुनीता जी हैं, बहुत शांत हैं, ज्यादा बोलती नहीं, कभी कभी कुछ कुछ बड़बड़ाती हैं। उन्हें आज दवाई देनी है। मैं उस कमरे में दाखिल हुई। खिड़की से धूप आ रही थी। एक पतली सी औरत खाट पर बैठी थी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, हाथों की नसें उभरी हुईं, लेकिन आंखें,
उनकी आंखें किसी और की थीं, बड़ी, काली, थोड़ी उदास। और उन आंखों में मैंने खुद को देखा। पहली बार अपनी आंखें किसी और के चेहरे में देखी। मेरे पांव रुक गए, गला भर आया। मैंने दरवाजे की चौखट पकड़ ली। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर खिड़की की तरफ, फिर अपने हाथों की तरफ। मुझे नहीं पहचाना। कैसे पहचानती? उन्हें तो खुद की भी कभी कभी याद नहीं रहती थी। नमस्ते, मैंने कहा। आवाज कांप रही थी। उन्होंने ऊपर देखा। हाँ, बस इतना। मैं कविता हूं, आज से आपकी देखभाल करूंगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे एक पल देखा और फिर खिड़की के बाहर देखने लगी। उस दिन मैंने उन्हें दवाई दी, खाना खिलाया, थोड़ा बात करने की कोशिश की। वो कभी कभी जवाब देती, कभी कभी नहीं। उनकी बातें अक्सर अधूरी थीं। कोई नाम, कोई जगह, कोई टुकड़ा जो किसी से जुड़ता नहीं था। लेकिन जब मैं उनके पास बैठती थी तो एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई पुरानी चीज जो खो गई थी वो पास आ गई हो। उस रात मैं अपने किराए के कमरे में आई और बहुत देर तक चुप रही। कोई आंसू नहीं आए, बस एक फैसला था। मैं रोज आऊंगी, जब तक वो हैं। मैं उनके पास रहूंगी, चाहे वो मुझे पहचाने या नहीं। मैं उनकी बेटी हूं, ये मेरे लिए काफी है। अगले दिन से मेरी दिनचर्या बदल गई। सुबह 6:30 बजे उठना, आश्रम पहुंचना, सुनीता जी के कमरे में जाना, उन्हें उठाना, चाय पिलाना, नाश्ता करवाना, दवाई देना, उनके बालों में कंघी करना। बाल कम थे, लेकिन मैं धीरे धीरे करती थी, जैसे किसी बच्चे के बाल बनाते हैं। उनके हाथ गर्म पानी से धोना, उन्हें थोड़ी धूप में बैठाना, दोपहर को उनके पास बैठकर पुरानी फिल्मों के गाने गुनगुनाना। वो कभी कभी होंठ हिलाती, जैसे कुछ याद आ रहा हो। शुरुआत के कुछ हफ्तों में उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैं थी या नहीं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे, कुछ बदलने लगा। जब मैं कमरे में आती तो वो दरवाजे की तरफ देखती। जब मैं गाना गुनगुनाती तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती। एक बार तीसरे हफ्ते में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बस यूं ही। मैं उनकी दवाई दे रही थी और उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली, धीरे से। मैं रुक गई। वो मेरे हाथ को देखती रहीं, फिर कुछ बड़बड़ाया जो मैं सुन नहीं पाई, फिर हाथ छोड़ दिया। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाई। उनके हाथ की गर्माहट मेरी कलाई में थी। पहली बार, शायद पहली बार, मैंने अपनी माँ को छुआ था। आश्रम में बाकी लोग मुझसे प्यार करने लगे थे। वार्डन शर्मा जी कहते, कविता जी, आप तो यहाँ की ही हो गई। दूसरे बुजुर्ग मुझे पसंद करते थे। मैं सबकी देखभाल करती, लेकिन सुनीता जी के पास सबसे ज्यादा वक्त बिताती। बाकी नर्सें और कर्मचारी समझते थे कि मुझे उनसे कोई खास लगाव हो गया है। किसी ने नहीं पूछा क्यों। मैंने किसी को बताया भी नहीं। 1 महीने बाद, एक दिन, जब मैं उनके बालों में तेल लगा रही थी, सुनीता जी ने अचानक कहा, रोज आती हो? मेरे हाथ रुक गए। हाँ, मैंने कहा। क्यों? उन्होंने पूछा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था जो मैं दे सकती थी, तो मैंने कहा, क्योंकि आपके पास अच्छा लगता है। वो चुप हो गई, फिर एक लंबी सांस ली। किसी को अच्छा नहीं लगता मेरे पास। मेरा गला भर आया। मुझे लगता है। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके कंधे थोड़े ढीले पड़ गए, जैसे किसी ने उन्हें थोड़ी देर के लिए बोझ से आजाद किया हो। ये पहली बार था जब सुनीता जी और मेरे बीच कुछ हुआ जिसे बातचीत कहा जा सके। उस पल से मुझे लगा, हम दोनों के बीच एक धागा बन रहा है, बहुत बारीक, बहुत नाजुक, लेकिन था। उन दिनों मेरी जिंदगी एक अजीब सी लय में चल रही थी। सुबह आश्रम, दोपहर आश्रम, कभी कभी शाम को भी।
मेरे किराए के कमरे की मालकिन शांताबाई अक्सर कहती थीं, कविता बेटा, खाना खाया? तू तो बस उसी आश्रम में ही रहती है। मैं हंसकर टाल देती। वो नहीं जानती थी कि मैं उस आश्रम में क्यों जाती थी। मैंने किसी को नहीं बताया था। ये राज मेरा था, सिर्फ मेरा, और उस हल्दी के धब्बे वाले कपड़े का जो मेरी पुरानी डायरी में रखा था। सुनीता जी के साथ हर दिन थोड़ा अलग होता था। अल्जाइमर का यही दर्द है। एक दिन वो थोड़ा बोलती थी, थोड़ा पहचानती थी, थोड़ा मुस्कुराती थी। दूसरे दिन वो एकदम खाली हो जाती थी, जैसे कोई बड़ा साफ कर गया हो उनके अंदर से सब कुछ। तीसरे दिन वो किसी और समय में होती थी, कोई पुरानी बात कहती थी, किसी का नाम लेती थी जो मैं नहीं जानती थी। एक बार उन्होंने रात को उठकर चिल्लाया था। आश्रम की रात की ड्यूटी वाली बाई ने सुबह बताया, माँ, माँ, बच्ची रो रही है, सुन नहीं रही क्या? अगले दिन जब मैं पहुंची और ये सुना, तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। वो बच्ची मैं थी। उन्हें याद था, कहीं गहरे, जहां अल्जाइमर भी नहीं पहुंच सका था, कि एक बच्ची रोई थी और वो सुनती रही थी। मैं उस दिन उनके कमरे में बैठी और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। उनकी आंखें बंद थीं। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया, धीरे से, जैसे कोई पुरानी चीज उठाते हैं जो टूट सकती है। उनकी उंगलियां ठंडी थीं। मैंने उन्हें अपनी हथेलियों के बीच में रखकर गर्म किया। वो आंखें नहीं खोली, लेकिन उनकी सांस थोड़ी गहरी हो गई, जैसे किसी ने उनसे कहा हो, अब ठीक है, सो जाओ। उन्हीं दिनों आश्रम में एक नई नर्स आई, प्रमिला। वो हंसमुख थी, थोड़ी बातूनी। उसने जल्दी ही मुझसे दोस्ती कर ली। एक दिन चाय पीते हुए उसने कहा, कविता दीदी, आप सुनीता मैडम के पास बहुत समय बिताती हो। आपका उनसे कोई रिश्ता है क्या? मैंने एक पल रुककर कहा, हाँ, कुछ पुरानी जान पहचान है। प्रमिला ने और नहीं पूछा, लेकिन उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी जो मुझे दिखी। सुनीता जी की तबीयत कभी कभी अचानक बिगड़ जाती थी। एक बार उन्हें बुखार आया, 3 दिन तक। मैं उन 3 दिनों में लगभग वहीं रही। रात को घर जाती, थोड़ा सोती, सुबह वापस आ जाती। शर्मा जी ने एक बार कहा, कविता जी, आप इतना करती हो, पर यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कहा, मुझे पता है। उन्होंने मेरी तरफ देखा, कुछ समझने की कोशिश की, फिर चले गए। बुखार के दूसरे दिन, रात को, जब मैं उनके माथे पर ठंडी पट्टी रख रही थी, सुनीता जी ने अचानक आंखें खोली। वो मुझे देखने लगी, ध्यान से, जैसे पहली बार देख रही हूं। मैं रुक गई। तू कौन है? उन्होंने पूछा, बहुत धीरे। कविता, आपकी नर्स। कविता? उन्होंने दोहराया, जैसे ये नाम उनके मुंह में अजीब लगा हो। ये नाम मैंने किसी को दिया था। मेरे हाथ की पट्टी रुक गई। किसे? उनकी आंखें धुंधली हो गईं। याद नहीं, बहुत पहले की बात है। और वो फिर आंखें बंद कर लिया। मैं उस रात वहीं बैठी रही, कुर्सी पर, उनके पास, घुटनों को छाती से लगाए, उनकी सांसें सुनती रही। बाहर रात के कीड़े बोल रहे थे, अंदर सिर्फ हम दोनों थे। एक माँ जो भूल चुकी थी, एक बेटी जो याद करती रही। तीसरे दिन बुखार उतरा। सुनीता जी ने आंखें खोली, मुझे देखा और कहा, चाय। मैंने चाय बनाई, उन्होंने पी। बस उस पल मुझे लगा, यही काफी है, यही बहुत है। धीरे धीरे हफ्ते बीते, महीने बीते। मैंने उनकी आदतें जान ली। उन्हें खिड़की के पास बैठना पसंद था जब धूप हो। उन्हें गरम खाना पसंद था, ठंडा खाना वो बहुत कम खाती थीं। उन्हें रात को नींद कम आती थी, तब वो कुछ बड़बड़ाती थीं। कभी कभी वो हंसती थीं, किसी अनजान बात पर। वो हंसी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल मेरी हंसी जैसी। मुझे पहली बार पता चला कि मेरी हंसी कहाँ से आई है। एक दिन, वो शायद अच्छे दिनों में से एक था। सुनीता जी ने मुझसे पूछा,
तेरे घर में कौन कौन है? मैंने रुककर सोचा, फिर कहा, कोई नहीं, बस मैं हूं। उन्होंने मेरी तरफ देखा। अकेली? हाँ। वो कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, मैं भी अकेली हूं। और फिर वो खिड़की के बाहर देखने लगी, जैसे किसी पुरानी याद को देख रही हों, जो बाहर कहीं तैर रही हों। उस पल में हम दोनों के बीच जो चुप्पी थी, वो शायद अब तक की सबसे भरी हुई चुप्पी थी जो मैंने महसूस की थी। उसमें 30 साल थे। उसमें एक रात थी जब किसी ने एक बच्ची को कपड़े में लपेटकर आश्रम के दरवाजे पर रखा था। उसमें एक चिट थी, माँ माफ करना। उसमें मेरी पूरी जिंदगी थी। मैंने उनका हाथ थाम लिया। उन्होंने हटाया नहीं। आश्रम में रहते हुए मुझे धीरे धीरे उनकी थोड़ी पुरानी जिंदगी का पता चला। प्रमिला से, शर्मा जी से और उनके कभी कभी के बड़बड़ाने से। सुनीता जी की शादी हुई थी, एक ऐसे आदमी से जो बाद में निकला था कि शराबी था, मारपीट करने वाला था। वो शादी ज्यादा दिन नहीं चली। पति गुजर गया कुछ साल बाद, किसी बीमारी से। सुनीता जी अकेली रहीं, कोई बच्चा कम जो दिखे। परिवार वाले थे, लेकिन उन्होंने घर नहीं आने दिया। बेटी की शादी टूटी, मतलब बदनामी, मतलब दूरी। आखिर में वो अकेली रह गई थी। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ टूटता था और कुछ जुड़ता भी था। वो अकेली थी, मैं अकेली थी। हम दोनों ने अलग अलग तरह से एक ही दर्द जिया था। उन्होंने मुझे छोड़ा था, शायद मजबूरी में, शायद डर में, शायद किसी ऐसी परिस्थिति में जिसे मैं अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाई थी। और मैंने उन्हें ढूंढा था 30 साल तक, हर कोने में, हर चेहरे में। एक दोपहर जब बाहर हल्की बारिश थी और सुनीता जी खिड़की के पास बैठी थी, मैं उनके पास बैठ गई। हम दोनों बारिश देख रहे थे। आश्रम के आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था। उसकी पत्तियां भीग रही थीं। सुनीता जी ने अचानक कहा, नीम की महक अच्छी लगती है बारिश में। मैंने कहा, हाँ। वो बोली, मेरी माँ के घर में नीम का पेड़ था। मैंने पूछा, कैसा था आपका घर? वो एक पल के लिए रुकी, जैसे याद करने की कोशिश कर रही हों। बड़ा था, आंगन था, चाची थीं, भाई था, एक भाई था। और फिर उनका चेहरा धुंधला हो गया, जैसे कोई तस्वीर पानी में घुल जाती है। याद नहीं अब। मैं उस रात घर आई और सोचती रही, उन्हें एक भाई था, तो मेरे मामा होंगे, तो कोई तो है जो मेरा है। लेकिन साथ ही ये भी सोचा, अगर उन्हें मेरे होने का पता होता, तो क्या वो परिवार वाले मुझे अपनाते? शायद नहीं। शायद मैं उनके लिए भी बस एक बदनामी होती। 1 महीना और बीता। सुनीता जी के अच्छे और बुरे दिनों का एक पैटर्न बन गया था। बुधवार और गुरुवार को अक्सर वो थोड़ा ज्यादा बोलती थी। सोमवार को वो ज्यादातर चुप रहती थी। मैंने ये नोट किया। नर्सिंग की आदत थी, सब लिखने की, और उसी हिसाब से उनके साथ बात करती थी। बुधवार को मैं ज्यादा पूछती, ज्यादा बताती। सोमवार को बस पास बैठती। एक बुधवार वो आज कुछ ज्यादा ही स्पष्ट थी। उन्होंने मुझसे पूछा, तू कहाँ से है? मैंने कहा, आनंद नगर से। उनकी आंखें अचानक बदली। एक अजीब सी चमक आई और फिर गई। आनंद नगर? उन्होंने दोहराया। वहां बाल आश्रम है। मेरी सांस रुक गई। हाँ, मैं वहां एक बार गई थी, बहुत साल पहले। मेरे हाथ, जो उनकी दवाई की ट्रे पकड़े थे, कांपने लगे। मैंने ट्रे नीचे रखी। कब गई थी? लेकिन वो जा चुकी थी, दूसरी दुनिया में। उनकी आंखें खाली हो गई थीं। वो कुछ बड़बड़ाने लगी जो मुझे समझ नहीं आया। मैंने एक बार और पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं था। मैं उस दिन घर आई और बहुत रोई। पहली बार, इतने महीनों में, मैं जोर से रोई। शांताबाई दरवाजे पर आईं। क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, कुछ नहीं।
थोड़ा सिर दर्द है। उन्होंने पानी दिया और चली गईं। मैं अंधेरे में बैठी रही और उस चिट को पकड़े रही। माँ, माफ करना। वो गई थीं, वहां गई थीं। उन्हें याद था, कहीं गहरे, जहां बीमारी नहीं पहुंच सकती, कि वो गई थीं। क्यों गई थीं? मुझे देखने? छोड़ने के बाद एक बात देखने? या बस देखने कि मैं हूं भी या नहीं? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अगले हफ्ते से सुनीता जी की तबीयत थोड़ी थोड़ी और गिरने लगी। डॉक्टर ने बताया, ये स्वाभाविक है, बीमारी बढ़ रही है। उनका खाना कम हो गया, उनकी नींद और अनियमित हो गई। कभी कभी वो रात को उठकर दरवाजे तक जाती थीं और वापस आ जाती थीं। आश्रम के लोग परेशान हो गए। मैंने कहा, रात को भी मैं रहूंगी। शर्मा जी ने आपत्ति की, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कहा, मैं जानती हूं, फिर भी रहूंगी। उस रात मैं सुनीता जी के कमरे की एक कुर्सी पर बैठी थी, हल्की रोशनी में, उनकी सांसें सुन रही थी। रात के 2 बजे उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा और बोली, तू डरती नहीं अकेले रहने से? मैंने कहा, नहीं, आपसे सीखा है। वो एक पल चुप रहीं, फिर बोली, मैं तो बहुत डरती थी, पर क्या करती? और फिर सो गईं। उनका ये एक वाक्य, पर क्या करती, मेरे अंदर कहीं गहरे उतर गया। शायद यही जवाब था जो मैं 30 साल से ढूंढ रही थी। वो डरती थी, वो मजबूर थी, पर क्या करती? उस रात मैंने उन्हें माफ कर दिया, पूरी तरह, बिना कुछ कहे, बिना वो जाने। उन दिनों आश्रम में एक घटना हुई जिसने मुझे हिला दिया। सुनीता जी का एक दूर का रिश्तेदार आया। उनका भतीजा कहलाता था, रवि सोनकर। 30-35 साल का लड़का, तेल लगाए बाल, मोबाइल हाथ में। वो शर्मा जी से मिला, कुछ कागजात दिखाए। मुझे बाद में पता चला, वो आश्रम के भुगतान के बारे में बात कर रहा था और साथ ही सुनीता जी की संपत्ति के बारे में। मैंने प्रमिला से पूछा, इनकी कोई संपत्ति है क्या? प्रमिला ने धीरे से कहा, सुना है कि राजेंद्र नगर में पुराना मकान है उनके नाम पर। पति का था, पर बाद में इनके नाम हो गया। उसी के लिए ये रवि आया होगा। रवि उस दिन सुनीता जी के कमरे में गया। मैं बाहर थी, लेकिन दरवाजा खुला था। मैंने सुना, बड़ी माँ, ठीक हो? हम आए थे देखने। सुनीता जी ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि ने फिर कहा, वो घर का क्या करना है? खाली पड़ा है। आप यहां हो, हम देखभाल करें उसकी। सुनीता जी ने कुछ बड़बड़ाया जो समझ नहीं आया। रवि ने थोड़ी देर और कोशिश की, फिर बाहर निकला। बाहर निकलते हुए उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा, एक बार, तेजी से, और चला गया। मुझे उसकी नजर में कुछ अच्छा नहीं लगा। उस शाम मैं शर्मा जी के पास गई। वो रवि कौन है? शर्मा जी ने कहा। दूर का रिश्तेदार है, आता जाता रहता है, पर सुनीता जी को पहचानता भी कम है। क्या उनका कोई कानूनी अधिकार है सुनीता जी की संपत्ति पर? शर्मा जी ने मुझे देखा। आप ये क्यों पूछ रही हैं? मैं थोड़ी देर रुकी, फिर कहा, बस जानना चाहती हूं, ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। शर्मा जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर एक जानकार सी मुस्कान थी। रवि के आने के बाद से मेरे मन में एक बेचैनी बैठ गई। सुनीता जी की कोई देखभाल करने वाली नहीं थी, कोई कानूनी अभिभावक नहीं। मैं उनकी बेटी थी, लेकिन वो भी तो नहीं जानती थी। कागजों में मैं कोई नहीं थी, और रवि जैसे लोग, जो तब आते हैं जब कोई कमजोर होता है और संपत्ति होती है, वो मुझे डराते थे। मैंने एक वकील से मिलना तय किया। आश्रम के पास एक दफ्तर था, राजेश मेहता एडवोकेट। मैं एक दिन उनसे मिली और सब कुछ बताया, आश्रम से लेकर, चिट से लेकर, रवि तक। मेहता जी ने ध्यान से सुना। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो तुम्हारी माँ है?
बस एक चिट है, कपड़े का टुकड़ा और एक बुजुर्ग का बयान। डीएनए टेस्ट हो सकता है। वो नहीं समझेंगी क्यों हो रहा है। फिर भी कानूनी तौर पर यही एकमात्र रास्ता है। मैंने कहा, मुझे उनकी संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे बस उनकी देखभाल का अधिकार चाहिए। मेहता जी ने कहा, यह भी कानून की जरूरत है, सोचो। मैं सोचती रही। डीएनए टेस्ट, कागजात, अदालत, ये सब सुनीता जी के लिए होगा। एक बुजुर्ग बीमार औरत जो मुझे पहचानती नहीं। क्या मैं उन्हें इस सब में डालूं? और अगर टेस्ट हो गया और साबित हो गया तो क्या? क्या वो मुझे बेटी कहेंगी? नहीं, वो मुझे नहीं पहचान सकती थी। मैं उस रात घर आई और बहुत देर तक छत को देखती रही। खिड़की से एक तारा दिख रहा था, बहुत छोटा, बहुत दूर। मैंने सोचा, मुझे क्या चाहिए? सच में क्या चाहिए? संपत्ति नहीं, पहचान नहीं, कम से कम कागजों में नहीं। मुझे बस ये चाहिए था कि जब तक वो हैं, मैं उनके पास रहूं। यही मेरा जन्म हक था। वो मुझे दे नहीं पाई थीं, पर मैं खुद ले सकती थी। मैंने डीएनए टेस्ट का फैसला टाल दिया। अभी नहीं, पहले बस पास रहना। लेकिन रवि की उपस्थिति ने एक और बात सोचने पर मजबूर किया। अगर वो कागजात बनवा लेगा, सुनीता जी के नाम पर घर को अपने नाम कर लेगा, तो अल्जाइमर के मरीज के साथ ये बहुत आसान होता है। वो हस्ताक्षर करे और उन्हें पता भी ना हो। मैंने इस बारे में मेहता जी को बताया। उन्होंने कहा, तुम आश्रम में नर्स हो, तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम वार्डन को बताओ कि किसी भी कानूनी दस्तावेज पर सुनीता जी के हस्ताक्षर उनकी मानसिक स्थिति के कारण वैध नहीं माने जाएंगे। अदालत इसे स्वीकार करती है। क्या यह काम करेगा? अगर तुम समय पर सतर्क रहीं तो हाँ। मैंने शर्मा जी से बात की। उन्होंने आश्रम की पॉलिसी देखी और कहा, हम यह नोट कर देते हैं कि सुनीता जी की मानसिक स्थिति के कारण कोई भी कानूनी दस्तावेज बिना मेडिकल बोर्ड की अनुमति के वैध नहीं होगा। यह एक छोटी सी लेकिन जरूरी जीत थी। रवि एक बार और आया। इस बार उसके साथ एक आदमी था, नोटरी जैसा दिखता था। मैं उस दिन वहां थी। जब वो कमरे की तरफ बढ़ा, मैं दरवाजे पर खड़ी हो गई। क्या काम है? मैंने पूछा। अरे, बड़ी माँ से मिलने आए हैं। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर ही मिलना है। शर्मा जी से अनुमति लेकर आइए। रवि ने मुझे देखा। आंखों में एक चमक थी जो अच्छी नहीं थी। तू कौन होती है रोकने वाली? मैंने शांत आवाज में कहा। मैं उनकी नर्स हूं और आश्रम की पॉलिसी है कि बीमार मरीजों से मिलने के लिए वार्डन की अनुमति जरूरी है। रवि कुछ देर खड़ा रहा, फिर मुड़ गया। वो चला गया, लेकिन जाते हुए उसने एक बार पीछे देखा और उस नजर में एक चेतावनी थी। मैंने उस रात सुनीता जी के पास बैठकर कहा उनसे, हालांकि वो नहीं समझ रही थी, मैं हूं, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने मेरी तरफ देखा, कुछ पल के लिए, और शायद पहली बार उनकी आंखों में एक तरह का भरोसा था। उसी रात, बहुत देर से, जब आश्रम के बाकी सब सो चुके थे, मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें वो कपड़े का टुकड़ा था, वो चिट थी। मैंने चिट को पढ़ा। माँ माफ करना। और पहली बार मैंने उसके नीचे कुछ लिखा, अपनी कलम से, अपने हाथ से। माफ किया, कविता। उन दिनों आश्रम में एक अजीब सा माहौल बनने लगा था। रवि के आने के बाद से शर्मा जी थोड़े सतर्क हो गए थे। प्रमिला मुझे अजीब नजरों से देखने लगी थी, और मैं हर सुबह उठकर यही सोचती थी कि आज सुनीता जी के साथ कैसा दिन होगा, अच्छा दिन या बुरा दिन, जानने वाला दिन या भूलने वाला दिन। एक सुबह मैं जब पहुंची तो सुनीता जी बिस्तर से उठकर खिड़की के पास खड़ी थी। ये असामान्य था। वो आम तौर पर खुद नहीं उठती थी। मैं तेजी से उनके पास गई।
सुनीता जी, आप यहाँ कैसे? उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। बाहर देखती रहीं। आंगन में वो नीम का पेड़ था। सुबह की धूप उसकी पत्तियों पर पड़ रही थी। वो लड़की, उन्होंने कहा, आंगन में खेल रही है। मैंने बाहर देखा। आंगन खाली था। कौन सी लड़की? वो छोटी वाली, भागती रहती है। और उनके होठों पर एक मुस्कान थी, बहुत हल्की, बहुत पुरानी। वो किसे देख रही थीं, मैं जानती थी। वो मुझे देख रही थीं। उस मुझे को जो कभी थी ही नहीं उनके पास। मैंने उनका हाथ थाम लिया और धीरे से उन्हें वापस बिस्तर पर ले आई। वो आईं, बिना विरोध के, बैठ गईं। फिर मेरी तरफ देखा और बोली, तू भी देखी उसे? मैंने कहा, हाँ, बहुत प्यारी थी। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। हाँ, बहुत प्यारी थी। उस पल में मेरी छाती में कुछ ऐसा हुआ जो मैं बता नहीं सकती। एक दर्द था, तेज, नुकीला, और साथ में एक अजीब सी तसल्ली भी। उन्होंने उस बच्ची को देखा था, अपनी कल्पना में, अपनी याद में, अपने सपने में, जहां भी, लेकिन देखा था। और वो प्यारी थी उनके लिए। वो हफ्ता बाकी हफ्तों से अलग था। सुनीता जी कुछ ज्यादा बोलती थी, टुकड़ों में, अधूरे वाक्यों में, लेकिन बोलती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, तू कब से यहां है? कई महीने हो गए। इतने दिन? याद नहीं। होता है, कोई बात नहीं। नाम क्या बताया था तूने? कविता, उन्होंने दोहराया। कविता। और फिर चुप हो गई। लेकिन उस चुप्पी में कुछ था, जैसे वो नाम उनके अंदर कहीं एक दरवाजा खटखटा रहा था। उसी हफ्ते रवि तीसरी बार आया। इस बार वो अकेला था और उसके पास एक फाइल थी। उसने शर्मा जी के कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। मैं बाहर बैठी थी। प्रमिला मेरे पास आई और धीरे से बोली, कविता दीदी, वो रवि कुछ पेपर लाया है। शायद सुनीता जी के घर के बारे में है। मैं खड़ी हो गई। शर्मा जी ने अनुमति दी? पता नहीं, दरवाजा बंद है। मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद शर्मा जी ने खोला। कविता जी, क्या बात है? सुनीता जी की दवाई का वक्त हो गया है। मुझे उनके मेडिकल रिकॉर्ड की जरूरत है। शर्मा जी एक पल के लिए रुके, फिर कहा, ठीक है, लाता हूं। मैंने उस पल में रवि की आंखें देखीं। वो मुझे देख रहा था और इस बार उसकी नजर में गुस्सा था। शर्मा जी बाहर आए, मुझे रिकॉर्ड दिया और धीरे से कहा, कविता जी, वो कुछ गलत नहीं कर रहा। बस घर की देखभाल के लिए कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना चाहता है। पावर ऑफ अटॉर्नी सुनीता जी की मानसिक स्थिति में वैध नहीं होगी। आप जानते हैं ये। शर्मा जी ने मेरी तरफ देखा, फिर नजर हटा ली। जानता हूं। रवि उस दिन बिना कुछ हासिल किए चला गया। जाते हुए उसने मुझसे कहा, तू बहुत होशियार है, पर होशियारी का ज्यादा दिखावा ठीक नहीं होता। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, और लालच का ज्यादा दिखावा भी ठीक नहीं होता। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके जाने के बाद मेरे हाथ कांप रहे थे। उस शाम मैंने मेहता जी को फोन किया और पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने की कोशिश करे तो मुझे तुरंत बताना। और एक काम करो, अभी से सुनीता जी के मेडिकल रिकॉर्ड की एक कॉपी अपने पास रखो। ये साबित करेगा कि वो किसी भी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है। मैंने वैसा ही किया। उस हफ्ते डॉक्टर की रिपोर्ट की एक कॉपी मेरे पास थी। मैंने उसे घर में एक लिफाफे में बंद करके रखा, उसी जगह जहां वो हल्दी का कपड़ा था और वो चिट। उन दिनों एक और बात हो रही थी। सुनीता जी और मेरे बीच एक अनकही भाषा बन रही थी। वो मुझे नाम से नहीं जानती थी, लेकिन मेरी आहट पहचानने लगी थी। जब मैं कमरे में आती तो उनके कंधे थोड़े ढीले पड़ जाते, जैसे कोई भरोसेमंद आ गया हो। जब मैं चाय बनाती
तो वो अपनी हथेलियां आगे करती। मुझे पता था कि उन्हें गर्म कप पकड़ना अच्छा लगता था। जब रात को अंधेरा होता तो वो कभी कभी मेरा नाम लेती थी। नहीं, ठीक नहीं, वो कविता नहीं कहती थी, वो ओ कहती थी, जैसे कोई पुकारती हो अधूरे में। एक बार प्रमिला ने मुझसे पूछा, दीदी, आप उनसे इतना लगाव क्यों रखती हो? मैं देखती हूं दूसरे मरीजों से भी अच्छे से पेश आती हो, पर उनके लिए तो अलग ही है। मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो जरूरी लगते हैं, बस। प्रमिला ने मुझे देखा, वो समझदार लड़की थी, और बोली, ठीक है दीदी। और फिर उसने कभी नहीं पूछा। वो दिन जब आया, मैं उसके लिए तैयार नहीं थी। सुबह के 9 बज रहे थे। मैं सुनीता जी को नाश्ता दे रही थी, दलिया, थोड़ा गर्म। वो खा रही थी धीरे धीरे। बाहर धूप निकल रही थी और कमरे में एक अच्छी रोशनी थी। मैं उनके पास बैठी थी, चुपचाप। अचानक उन्होंने कटोरी नीचे रखी और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें अलग थीं उस पल, साफ, बहुत साफ, जैसे कोई धुंध हट गई हो। उन्होंने मेरे चेहरे को देखा, ध्यान से, बहुत ध्यान से। मेरी आंखें देखीं, लंबे समय तक। मेरे मन में कुछ हुआ, एक कांपना, एक रुकना। और फिर उन्होंने कहा, तेरी आंखें मेरी बेटी जैसी हैं। कमरे में सन्नाटा हो गया। मैंने सांस लेना भूल गई। कटोरी मेरे हाथ से लगभग गिर गई। मैंने उसे पकड़ा, नहीं जानती कैसे। क्या? मेरी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। मेरी बेटी थी, छोटी थी, बड़ी आंखें थीं, ऐसी। उन्होंने मेरी आंखों की तरफ इशारा किया। वो चली गई। कहाँ गई? मेरी आवाज कांप रही थी। पता नहीं। उनकी आंखें भर आईं। मैंने मैंने गलत किया था, बहुत गलत। मेरे अंदर एक तूफान था। मैं रोना चाहती थी। मैं कहना चाहती थी, मैं हूं, मैं यहां हूं, आपकी बेटी यहां है। लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। मेरा गला बंद हो गया था। आपने गलत नहीं किया था, शायद मजबूरी थी। किसी तरह मैंने कहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। तुझे कैसे पता? बस पता है। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, काश वो होती, एक बार देख लेती। और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। एक बुजुर्ग औरत के आंसू, झुर्रियों से होकर गुजरते, गालों पर ठहरते। मैंने उनका हाथ पकड़ा, दोनों हाथों से, और बैठी रही। कुछ नहीं बोली, क्योंकि उस पल में शब्द कम थे। वो थोड़ी देर बाद फिर अपनी दुनिया में चली गईं। आंखें धुंधली हो गईं, बातें अधूरी हो गईं। लेकिन जो उन्होंने कहा था, तेरी आंखें मेरी बेटी जैसी हैं, वो मेरे साथ रहा, हमेशा के लिए। मैं उस दिन काम खत्म होने के बाद आश्रम के बाहर बैठ गई, एक पत्थर की बेंच पर, अकेले। प्रमिला ने पूछा, दीदी, ठीक हो? मैंने कहा, हाँ, थोड़ी थकान है। उसने पानी दिया और चली गई। मैं वहां बैठी आसमान देखती रही। बादल थे, हल्के, सफेद। और मुझे लगा, ये काफी है। ये एक पल काफी है। मेरी माँ ने मेरी आंखें पहचानी, नाम से नहीं, चेहरे से नहीं, लेकिन आंखों से पहचानी। आत्मा के उस हिस्से से पहचानी जहां बीमारी नहीं पहुंच सकती। उसी शाम रवि का फोन आया, मेरे नंबर पर। मुझे नहीं पता था उसने नंबर कहाँ से लिया। कविता जी, थोड़ी बात करनी थी। क्या बात? वो सुनीता बड़ी माँ के बारे में। आप उनकी बहुत देखभाल करती हो, हम समझते हैं। पर आप जानती हो, कानूनी तौर पर हम उनके परिवार हैं। दूर के रिश्तेदार परिवार नहीं होते। परिवार तो होते हैं, आप तो कोई नहीं है उनकी। मैं एक पल के लिए रुकी। उसकी बात का दर्द था, लेकिन मैंने उसे दिखने नहीं दिया। मैं उनकी नर्स हूं, मेरा काम उनकी देखभाल करना है।
और मैं वही करूंगी। देखो, हम आपको कुछ पैसे दे सकते हैं, अगर आप थोड़ा सहयोग करो। मेरे हाथ की मुट्ठी भिज गई। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मैंने फोन काट दिया। उस रात नींद नहीं आई। रवि के शब्द, आप तो कोई नहीं है उनकी, कानों में घूमते रहे। मैं कोई नहीं थी, कानूनी तौर पर उनकी बेटी थी। उनके खून से, उनकी आंखों से, उनकी लिखावट की उस कांपती हुई चिट से। ये कोई नहीं छीन सकता था। अगले दिन मैं मेहता जी के पास गई और डीएनए टेस्ट के बारे में फैसला किया। उन्होंने कहा, सुनीता जी की सहमति जरूरी है या आश्रम की मेडिकल टीम की सिफारिश। मैं डॉक्टर से बात करती हूं। आश्रम के डॉक्टर, डॉक्टर शुक्ला, मुझे जानते थे। मैंने उनसे सब कुछ बताया। वो चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, कविता, ये बड़ी बात है। हाँ, अगर डीएनए मिलता है तो मैं उनकी कानूनी बेटी बनूंगी। उनकी देखभाल का अधिकार मेरा होगा। रवि जैसे लोग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। डॉक्टर शुक्ला ने मेरी आंखों में देखा। और तुम्हें उनसे कुछ और नहीं चाहिए? कुछ और नहीं। वो मुस्कुराए, बहुत थका हुआ, बहुत गर्म मुस्कान। ठीक है, मैं सहयोग करूंगा। डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लेना आसान था। सुनीता जी को पता भी ना चला। एक रूटीन ब्लड टेस्ट जैसा था। मेरा सैंपल मैंने दिया। रिपोर्ट आने में 2 हफ्ते लगे। वो 2 हफ्ते बहुत अजीब थे। मैं सुनीता जी के पास जाती, उनकी देखभाल करती, उनसे बातें करती, और हर वक्त दिल में एक धड़कन थी। क्या रिपोर्ट हाँ कहेगी? क्या होगा अगर नहीं कहा? लेकिन मैं जानती थी, उनकी आंखें मेरी आंखें थीं। ये कोई रिपोर्ट नहीं बताती थी, ये आत्मा बताती थी। एक दोपहर, रिपोर्ट आने से एक दिन पहले, सुनीता जी बहुत शांत थीं। वो लेटी थीं, आंखें बंद, लेकिन जाग रही थीं। मैं पास बैठी थी। अचानक उन्होंने कहा, तू रोज आती है? हाँ। थकती नहीं? नहीं। क्यों नहीं थकती? मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, क्योंकि यहां आकर मुझे घर जैसा लगता है। उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा। घर? हाँ। वो कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, मेरा कोई घर नहीं रहा। है, ये कमरा है, मैं हूं। उनकी आंखें फिर भर आईं, पर इस बार रोई नहीं, बस देखती रहीं। अगले दिन रिपोर्ट आई। मेहता जी ने फोन किया, कविता, रिपोर्ट पॉजिटिव है, 99.9% मैच। सुनीता सोनकर तुम्हारी जैविक मां है। मैं उस वक्त आश्रम के बाहर खड़ी थी। फोन हाथ में था। सूरज निकल रहा था। नीम का पेड़ हवा में हिल रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा। एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से कहा, मुझे पता था। मेहता जी बोले, अब कानूनी कार्यवाही शुरू हो सकती है। हाँ, लेकिन पहले मुझे उनके पास जाना है। मैंने फोन रखा, अंदर गई। कमरा नंबर 7। दरवाजा खोला। सुनीता जी खिड़की के पास बैठी थी, धूप में। उनके सफेद बाल चमक रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, शायद ऊँघ रही थीं। मैं उनके पास गई, उनके सामने बैठ गई, उनका हाथ उठाया, दोनों हाथों से पकड़ा। उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा। आ गई? हाँ, आ गई। वो मुस्कुराईं। उस मुस्कान में कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, लेकिन एक गर्माहट थी, और उस गर्माहट में मेरी पूरी जिंदगी थी। मैंने उनका हाथ अपने माथे से लगाया, आंखें बंद कर ली। मां, मैंने मन में कहा, जोर से नहीं, उनसे नहीं, खुद से। मां, मिल गई। अब कानूनी लड़ाई शुरू होनी थी, और रवि को पता नहीं था कि जिस नर्स को वो हटाना चाहता था, वो हटने वाली नहीं थी।
मेहता जी ने अगले हफ्ते कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनीता सोनकर की कानूनी संरक्षक के रूप में मेरे नाम की मांग, साथ में डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड और डॉक्टर शुक्ला का बयान। रवि को नोटिस गई। मुझे पता था वो चुप नहीं बैठेगा, और वो नहीं बैठा। एक हफ्ते बाद रवि शर्मा जी के पास गया और कहा, ये कविता कोई नहीं है बड़ी माँ की, ये तो बस एक नर्स है जो उनकी संपत्ति हड़पना चाहती है। शर्मा जी ने मुझे बुलाया। कविता जी, रवि ने आरोप लगाए हैं। मैंने शर्मा जी को डीएनए रिपोर्ट दिखाई। वो चुप हो गए, फिर बोले, ये तो, हाँ, मैं उनकी बेटी हूं। शर्मा जी बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, इतने महीने तुमने कभी नहीं बताया। नहीं बता सकती थी, पहले खुद को जानना था। वो उठे, खिड़की के पास गए, बाहर देखा, फिर बोले, रवि को हम यहां आने नहीं देंगे जब तक कोर्ट का फैसला न हो। यह एक छोटी जीत थी, लेकिन जरूरी थी। रवि ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया। उसने कहा कि डीएनए टेस्ट संदिग्ध है, कि मैंने आश्रम में घुसपैठ की, कि मैं संपत्ति के लिए यह सब कर रही हूं। मेहता जी ने एक एक आरोप का जवाब दिया। डॉक्टर शुक्ला ने बयान दिया। आश्रम के रिकॉर्ड पेश किए गए। मेरी हर दिन की हाजिरी, मेरा काम, सुनीता जी की देखभाल। कोर्ट की तारीखें आती रहीं, जाती रहीं। इस बीच मेरी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक हिस्सा अदालत का, एक हिस्सा कमरा नंबर 7 का। और सुनीता जी को कुछ नहीं पता था। वो अपनी दुनिया में थी। एक दिन मुझे आश्रम के बाहर एक अनजान आदमी ने रोका। कविता जी? हाँ, मैं रवि का वकील हूँ। मुझसे बात करनी है तो मेरे वकील से करें। बस 1 मिनट। देखिए, ये सब लंबा खिंचेगा। कोर्ट में समय लगेगा, पैसे लगेंगे। अगर आप केस वापस लें तो हम आपको एक अच्छी रकम देंगे। मैंने उसकी आंखों में देखा। कितनी अच्छी? उसने एक संख्या बताई। मैंने एक पल के लिए उसे देखा, फिर कहा, जाइए, सोचिए। सोच लिया और मैं आश्रम के अंदर चली गई। कोर्ट की लड़ाई उन दिनों मेरी नींद खा रही थी। हर तारीख पर नए कागजात, नई दलीलें, नए आरोप। रवि के वकील ने एक बार कोर्ट में कहा, ये औरत एक अनाथ है जिसे नहीं पता कि उसके माँ बाप कौन हैं। डीएनए टेस्ट किसी लैब में कराया गया जो इस महिला का परिचित है। रिपोर्ट संदिग्ध है। मेहता जी ने तुरंत जवाब दिया, माननीय न्यायालय, लैब सरकारी है, रिपोर्ट प्रमाणित है, और अगर संदेह है तो हम दूसरी लैब से दोबारा टेस्ट कराने को तैयार हैं। जज ने दोबारा टेस्ट का आदेश दिया। दूसरा टेस्ट हुआ, इस बार किसी दूसरे शहर की लैब में। 3 हफ्ते बाद रिपोर्ट आई, 99.7%। फिर भी हाँ, फिर भी मां। रवि के वकील की दलीलें कमजोर पड़ने लगी, लेकिन उसने एक और दांव खेला। उसने कहा कि भले ही डीएनए मिलता हो, कानूनी तौर पर सुनीता जी ने मुझे कभी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया था, इसलिए मेरा संरक्षकता का दावा वैध नहीं है। मेहता जी ने कहा, मां ने बच्चे को छोड़ा था, ये एक त्रासदी है, अपराध नहीं। कानून जैविक संबंध को स्वीकार करता है। जज ने अगली तारीख दी और कहा, हम इस मामले पर सोच विचार करेंगे। इन सब के बीच सुनीता जी की तबीयत और गिरने लगी। डॉक्टर शुक्ला ने एक शाम मुझे अलग बुलाया। कविता, मुझे कुछ बताना है। मैंने उनकी आंखों में देखा और समझ गई कि क्या आने वाला है। कितना वक्त है? निश्चित नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादा नहीं। मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। हफ्ते? महीने? शायद कुछ हफ्ते, शायद 1-2 महीने। शरीर धीरे धीरे छोड़ रहा है। मैं वहां से निकली और सीधे उनके कमरे में गई। वो लेटी थीं, सांसें धीमी थीं। मैं उनके पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़ लिया। कुछ नहीं बोली, बस बैठी रही। उस रात मैंने मेहता जी को फोन किया। मेहता जी, केस में जल्दी करनी होगी। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है।
मैं अर्जेंट हियरिंग के लिए अर्जी दे सकता हूँ, मेडिकल ग्राउंड पर। दीजिए। अर्जेंट हियरिंग की अर्जी दाखिल हुई। जज ने 1 हफ्ते में सुनवाई का आदेश दिया। उस हफ्ते में एक और घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। रवि ने एक नया दाव खेला। उसने आश्रम के एक पुराने कर्मचारी को तैयार किया जिसने शर्मा जी को बताया कि मैंने सुनीता जी के कमरे से कुछ सामान चुराया है। ये बिल्कुल झूठ था, लेकिन शर्मा जी को औपचारिक जांच करनी पड़ी। मुझे 2 दिन के लिए आश्रम में आने से रोका गया। वो 2 दिन मेरी जिंदगी के सबसे कठिन 2 दिन थे। मैं बाहर थी और वो अंदर थी। मैं नहीं जानती थी उनकी तबीयत कैसी है। मैं नहीं जानती थी कोई उनका हाथ पकड़ रहा है या नहीं। मैं नहीं जानती थी वो रात को उठकर दरवाजे की तरफ जा रही हैं या नहीं। दूसरी रात मैं अपने कमरे में फर्श पर बैठी थी। हाथों में वो चिट थी। माँ, माफ करना। मैंने उसे देखा और पहली बार पूरी तरह समझा कि उस रात उन्होंने क्या महसूस किया होगा जब उन्होंने मुझे आश्रम के दरवाजे पर रखा था, अकेले, डरते हुए, बिना किसी के। और मैं आज अकेली थी, डरी हुई थी, बिना किसी के, और मेरी माँ के पास नहीं जा सकती थी। तीसरे दिन जांच पूरी हुई। झूठा आरोप साबित हुआ। शर्मा जी ने मुझे बुलाया। कविता जी, माफ करना, हमें प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। ठीक है। उस कर्मचारी ने झूठ बोला था। उसे आश्रम से निकाल दिया है। ठीक है। मैं अंदर जा सकती हूँ? हाँ। मैं सीधे कमरा नंबर 7 गई। दरवाजा खोला। सुनीता जी खाट पर थीं, आंखें बंद। लेकिन जैसे ही मेरे कदमों की आहट आई, उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा, और उनके चेहरे पर कुछ हुआ, एक हल्कापन जो मैं शब्दों में नहीं कह सकती। कहाँ थी? उन्होंने कहा। वो इतना याद रखती थी। मैं रुक गई। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। 2 दिन नहीं आई। मेरे गले में कुछ अटक गया। अब आ गई। वो कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, आगे मत जाना। मेरे आंसू बहने से रुके, बस मुश्किल से। मैं उनके पास बैठ गई। नहीं जाऊंगी। कोर्ट की हियरिंग 3 दिन बाद थी। मेहता जी ने मुझे समझाया, जज सीधे फैसला दे सकते हैं या फिर एक और तारीख दे सकते हैं। तुम्हें तैयार रहना है। हियरिंग के दिन सुबह मैं पहले आश्रम गई, सुनीता जी के पास। उन्हें दवाई दी, नाश्ता दिया, उनके पास थोड़ी देर बैठी। वो उस दिन शांत थीं। जाते वक्त मैंने उनका माथा छुआ, हल्के से। वो मुस्कुराईं। कोर्ट में रवि अपने वकील के साथ था। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसे लग रहा था वो जीतेगा। मैं मेहता जी के साथ खड़ी थी। मेरे हाथ ठंडे थे। जज ने दोनों पक्षों को सुना, डीएनए रिपोर्ट देखी, डॉक्टर शुक्ला का बयान पढ़ा, आश्रम के रिकॉर्ड देखे। फिर एक लंबी चुप्पी। ये असामान्य मामला है, जज ने कहा। एक महिला जिसे बचपन में छोड़ा गया, 30 साल बाद अपनी मां को ढूंढकर उनकी देखभाल कर रही है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मांग के। डीएनए साक्ष्य स्पष्ट है। इस न्यायालय का मानना है कि जैविक संबंध और नैतिक कर्तव्य दोनों स्पष्ट हैं। रवि का वकील कुछ कहने को उठा। जज ने हाथ से रोका। कविता को सुनीता सोनकर की कानूनी संरक्षक घोषित किया जाता है। संपत्ति के मामले अलग से सुने जाएंगे, लेकिन संरक्षकता का फैसला आज से लागू है। मेहता जी ने मेरी तरफ देखा। हो गया। मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने कुर्सी का सहारा लिया। बाहर धूप थी, कड़ी, तेज। मेरी आंखें भर आईं। रवि मेरे पास से गुजरा। उसने मुझे देखा, एक बार, तीखी नजर से, फिर चला गया। मैं सीधे आश्रम गई। सुनीता जी सो रही थी। मैं उनके पास बैठ गई। उनके सोने की आवाज, हल्की, धीमी सांसें, वो सुनती रही। मेहता जी ने कहा था, अब तुम उनकी कानूनी बेटी हो। लेकिन मैं उनकी बेटी पहले से थी। कागज तो बस दुनिया को बताने के लिए थे।
उस शाम जब सुनीता जी जागी, मैं वहां थी। उन्होंने मुझे देखा। चाय? अभी बनाती हूं। मैं उठी, चाय बनाई। गर्म, थोड़ी मीठी, जैसी उन्हें पसंद थी। वापस आई, उन्हें दी। उन्होंने दोनों हाथों से कप पकड़ा, एक घूंट पिया, आंखें बंद की। अच्छी है। हाँ। हम दोनों चुप रहे। बाहर आश्रम के आंगन में नीम का पेड़ था। उसकी छाया लंबी हो रही थी, शाम के साथ। उन दिनों से सुनीता जी की देखभाल मेरे ऊपर थी, पूरी तरह। मैं उनके सभी मेडिकल फैसले लेती थी, डॉक्टर शुक्ला से सीधे बात करती थी। आश्रम के सभी कर्मचारी अब मुझे उनकी बेटी की तरह देखते थे। प्रमिला ने एक दिन कहा, दीदी, जब आप पहले दिन आई थी, मुझे लग गया था कि कुछ खास है, पर सोचा नहीं था इतना। क्यों लगा था? आपकी आंखें, उनकी आंखें, एक जैसी थीं। मैं मुस्कुराई। सबको दिखता था, बस मुझे देर लगी थी। रवि ने संपत्ति का मामला अभी नहीं छोड़ा था। मेहता जी ने बताया, उसने संपत्ति के लिए अलग केस किया है, लेकिन वो लंबा चलेगा और उसके जीतने की संभावना कम है। मैंने कहा, उस घर से मुझे कोई मतलब नहीं, पर उन्हें है, इसीलिए लड़ रहा है। ठीक है, लड़ता रहे। उन्हीं दिनों एक और बात हुई। आनंद नगर आश्रम से, जहां मैं पली थी, सुमित्रा दीदी का फोन आया। वो रिटायर हो चुकी थी, पर किसी से उन्होंने सुना था मेरे बारे में। कविता, सुना है तुमने मां को ढूंढ लिया? हाँ दीदी। मेरी आवाज कांप गई। अच्छा किया बेटा, मुझे हमेशा से पता था तुम ढूंढ लोगी। दीदी, आपने ही तो वो लिफाफा दिया था। हाँ, मेरे मन में था कि कभी काम आएगा। वो थोड़ी चुप रहीं, फिर बोली, वो कैसी हैं? बीमार है, लेकिन शांत है। तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास। सुमित्रा दीदी ने एक लंबी सांस ली। भगवान ने देर की, पर गलती नहीं की। उस वक्त जो हुआ, वो जिंदगी की एक नई रफ्तार थी। हर दिन सुनीता जी के पास जाना, उनकी देखभाल करना, उनके अच्छे और बुरे दिनों के साथ चलना। उनके बुरे दिनों पर मुझे सबसे ज्यादा दर्द होता था। जब वो किसी को नहीं पहचानती थीं, जब वो डरती थीं, जब रात को चिल्लाती। लेकिन उनके अच्छे दिनों पर जो मिलता था, वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता था। एक अच्छे दिन उन्होंने मुझसे पूछा, तूने कभी शादी नहीं की? नहीं। क्यों? मैंने सोचा, फिर कहा, वक्त नहीं था। वो हंसी, उनकी वो हंसी जो मेरी हंसी जैसी थी। वक्त नहीं था या कोई मिला नहीं? दोनों। वो और हंसी, फिर बोली, अच्छा किया, मर्द झंझट होते हैं। मैं भी हंस पड़ी। पहली बार हम दोनों साथ हंसे थे। वो हंसी, उस हंसी को मैंने अपने अंदर बहुत गहरे रख लिया। एक और अच्छे दिन उन्होंने मुझसे कहा, तू पढ़ी लिखी है? हाँ, नर्स हूं। माँ ने पढ़ाया होगा। मेरे अंदर कुछ हुआ। माँ नहीं थी, आश्रम था। वो चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, आश्रम में थी? हाँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा, एक लंबे समय के लिए। उनकी आंखों में कुछ था, एक पीड़ा, एक पहचान जो शब्दों में नहीं थी। फिर वो खिड़की की तरफ मुड़ गई। मैं जानती थी उस पल में क्या हुआ था। कहीं गहरे, जहां अल्जाइमर नहीं पहुंचता, वो समझी थी। कुछ जोड़ा था, पर दिमाग ने उस जोड़ को आगे नहीं जाने दिया। वो हफ्ता बड़ा अजीब था। सुनीता जी कुछ ज्यादा ही शांत थीं, उस तरह की शांति जो चिंताजनक होती है। डॉक्टर शुक्ला ने कहा, शरीर आराम में जा रहा है। ये अच्छा भी है, बुरा भी। मैं समझ गई। एक रात मैं वहीं रही, उनके कमरे में, उनके पास। आधी रात को उन्होंने आंखें खोली और मुझे देखा। तू यहाँ है? हाँ। रात को क्यों यहाँ है? आपके साथ रहना था। वो कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, डर लग रहा था।
अब नहीं लगेगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उसी तरह जैसे पहली बार पकड़ा था, उस तीसरे हफ्ते में। ठंड है? हाँ। मैंने उनका हाथ अपनी हथेलियों में लिया और गर्म किया। वो फिर सो गईं। सुबह जब उठीं तो थोड़ी बेहतर थीं। प्रमिला ने नाश्ता दिया। मैं पास बैठी थी। सुनीता जी धीरे धीरे खा रही थीं। अचानक उन्होंने प्रमिला की तरफ देखकर पूछा, ये रोज आती है? कौन? कविता दीदी। हाँ, रोज। क्यों आती है? प्रमिला ने मेरी तरफ देखा, फिर कहा, आपसे प्यार करती हैं। सुनीता जी ने मेरी तरफ देखा। मैंने उनकी आंखों में देखा। प्यार? उन्होंने कहा। हाँ। वो एक पल चुप रहीं, फिर बोली, मेरे से? हाँ। मैं तो बूढ़ी हूं, बीमार हूं। फिर भी? उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने मुंह फेर लिया, शायद इसलिए कि मैं देख न सकूं। लेकिन मैंने देखा। उन दिनों मेरे मन में एक सवाल बार बार आता था। क्या मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि मैं उनकी बेटी हूं? डीएनए साबित हो चुका था, कानून ने मान लिया था। लेकिन क्या उन्हें बताना ठीक होगा? वो समझेंगी या उन्हें तकलीफ होगी? उस गलती की तकलीफ जो उन्होंने 30 साल पहले की थी। मैंने डॉक्टर शुक्ला से पूछा। उन्होंने कहा, अल्जाइमर के मरीजों को इस तरह की भावनात्मक जानकारी देना कभी कभी उन्हें बहुत अस्थिर कर देता है। वो हर बार भूल जाएंगी और हर बार फिर से सदमा होगा। तो नहीं बताऊं? ये तुम्हारा फैसला है। मैंने सोचा, बहुत सोचा। रात को सोचा, दिन को सोचा, और फिर मैंने फैसला किया। नहीं बताऊंगी। उन्हें मां कहकर नहीं बुलाऊंगी। उन्हें उस गलती का बोझ नहीं उठाने दूंगी जो वो पहले से ही उठाए हुई हैं। मैं उनकी बेटी थी, वो जाने या न जाने। मैं उनके पास थी, वो समझें या न समझें। लेकिन जिंदगी ने मुझसे पूछा नहीं। वो दिन, जो आखिरी दिन निकला, उस सुबह कुछ अलग था। मैं आश्रम पहुंची तो प्रमिला दरवाजे पर खड़ी थी। दीदी, जल्दी आइए, उनकी तबीयत। मैं भागी। सुनीता जी खाट पर थीं, सांसें उखड़ी हुई थीं। डॉक्टर शुक्ला पहले से वहां थे। उन्होंने मुझे देखा और सिर हिलाया, उस तरह से जो बहुत कुछ कह देता है। मैं उनके पास बैठ गई, उनका हाथ पकड़ा। उनकी उंगलियां ठंडी थीं। आश्रम में सब आ गए थे, शर्मा जी, प्रमिला, बाकी कर्मचारी। पर कमरे में सिर्फ मैं थी उनके पास। धीरे धीरे उनकी सांसें थोड़ी धीमी हुई, फिर थोड़ी और धीमी, और फिर अचानक उन्होंने आंखें खोली। साफ, बिल्कुल साफ, उस तरह जो महीनों में नहीं देखा था। उन्होंने मुझे देखा, सीधे, पूरे ध्यान से, और बोली, तेरी आंखें मेरी बेटी जैसी हैं। मेरे हाथ की पकड़ मजबूत हो गई, गला बंद हो गया। हाँ, मैंने किसी तरह कहा। वो वो कहाँ होगी अब? मेरी आंखों से आंसू बह निकले। यहाँ है, आपके पास है। उन्होंने मेरी तरफ देखा, एक लंबे गहरे पल के लिए, और उनकी आंखों में, उस आखिरी साफ पल में, एक चमक थी, एक पहचान, जो शायद दिमाग की नहीं, आत्मा की थी। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। ठीक है, उन्होंने कहा, ठीक है। और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गईं। उनका हाथ मेरे हाथ में रहा। सांसें धीमी होती गईं और फिर बंद हो गईं। कमरे में सन्नाटा था। बाहर नीम का पेड़ था, हवा में हिल रहा था। धूप खिड़की से आ रही थी। मैं वहीं बैठी रही, उनका हाथ पकड़े, बहुत देर तक। प्रमिला ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मैंने उनके चेहरे को देखा। उस पर एक शांति थी जो महीनों में नहीं थी।
जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे किसी ने कहा हो, अब ठीक है, अब जा सकती हो। सुनीता जी के जाने के बाद के दिन एक अजीब सी धुंध में थे। मैं चलती थी, बोलती थी, खाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन सब कुछ एक कांच के पीछे से होता हुआ लगता था। जैसे मैं वहां थी, लेकिन पूरी तरह नहीं थी। जैसे मेरा एक हिस्सा अभी भी उस कमरे में बैठा था, उनका। हाथ पकड़े। अंतिम संस्कार की व्यवस्था मुझे करनी थी। मैं उनकी कानूनी बेटी थी। रवि आया था, उस दिन भी, पर मेहता जी ने उसे बात करने का मौका नहीं दिया। शर्मा जी ने आश्रम की तरफ से मदद की। प्रमिला साथ थी। डॉक्टर शुक्ला थे। उनका अंतिम संस्कार सरल था, जैसी वो थीं। कोई बड़ा जमावड़ा नहीं, कोई रोने धोने वाले रिश्तेदार नहीं, बस कुछ आश्रम के लोग, मेहता जी, प्रमिला और मैं। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा, आखिरी बार। उनकी साड़ी, सफेद, साफ, को मैंने खुद चुना था। उनके बाल, जो बहुत कम थे, मैंने उस दिन भी ठीक किए, आखिरी बार। अग्नि जब उनके पास पहुंची, तो मेरे अंदर कुछ था जो टूट रहा था, और साथ ही कुछ था जो बन भी रहा था। एक अजीब सी प्रक्रिया थी, जैसे पुरानी लकड़ी जलती है और राख बनती है, और उसी राख में नई जमीन होती है। मैं वहां से सीधे अपने कमरे गई। शांताबाई दरवाजे पर थीं। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और कुछ नहीं पूछा, बस हाथ पकड़ लिया। हम दोनों थोड़ी देर वहीं खड़े रहे। रात को मैं फर्श पर बैठी रही। वो हल्दी का कपड़ा, वो चिट, सब मेरे सामने थे। मैंने उन्हें देखा, बहुत देर तक देखा। फिर मैंने उस चिट को मोड़ा, बहुत सावधानी से, और उस हल्दी के कपड़े में लपेट दिया, उसी तरह जैसे शायद उन्होंने मुझे लपेटा था 30 साल पहले। और उसे अपनी पुरानी डायरी में रख दिया, बंद कर दिया। अगले कुछ हफ्ते में आश्रम नहीं गई। काम था, पर वो आश्रम नहीं था, किसी दूसरी जगह, दूसरे मरीज, दूसरे चेहरे। लेकिन हर सुबह उठते वक्त एक आदत थी जो नहीं गई। मेरा मन उस कमरे की तरफ मुड़ता था। कमरा नंबर 7। मेहता जी ने फोन किया। कविता, संपत्ति का मामला। अब तुम उनकी कानूनी बेटी हो, वारिस भी तुम हो। मुझे नहीं चाहिए, पर कानून। मेहता जी, उस घर का क्या होता है? रवि दावा कर सकता है, पर उसका दावा कमजोर है। उस घर को किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, या आश्रम को। मुझे नहीं चाहिए। मेहता जी चुप हो गए, फिर बोले, ये तुम्हारा फैसला है। हाँ। उस घर का क्या हुआ, मैंने नहीं जाना, मुझे जानना भी नहीं था। वो घर जहां 30 साल पहले एक रात किसी ने डर कर, रोकर, मजबूरी में एक बच्ची को कपड़े में लपेटा था। वो घर मेरे काम का नहीं था। 3 हफ्ते बाद मैं एक दिन आश्रम गई, किसी काम से नहीं, बस गई। शर्मा जी ने देखा, कुछ नहीं बोले। प्रमिला दौड़ती आई। दीदी! उसने मुझे गले लगा लिया। मैंने भी लगाया। मैं कमरा नंबर 7 के दरवाजे तक गई। दरवाजा खुला था। कमरा खाली था, साफ, धुला हुआ। खिड़की खुली थी। बाहर नीम का पेड़ था। धूप आ रही थी। मैं अंदर गई। उस जगह पर जाकर खड़ी हो गई जहां उनकी खाट थी। वहां अब कुछ नहीं था, बस फर्श था, सफेद, ठंडा। मैंने आंखें बंद की। उनकी आवाज याद आई। तेरी आंखें मेरी बेटी जैसी हैं। उनका हाथ याद आया, ठंडा, झुर्रियों भरा, मेरे हाथ में। उनकी मुस्कान याद आई, वो मुस्कान जो मेरी मुस्कान जैसी थी। मैंने एक लंबी सांस ली, आंखें खोली। बाहर नीम की पत्तियां हवा में हिल रही थीं। ठीक है, मैंने कहा, खुद से या उनसे, फर्क नहीं था। ठीक है। और मैं बाहर आ गई। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी एक नई तरफ मुड़ने लगी, धीरे धीरे।
बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई नदी बहुत देर से एक बांध के पीछे रुकी हो और फिर धीरे से रास्ता मिल जाए। मैंने एक फैसला किया। उस आनंद नगर बाल आश्रम में, जहां मैं पली थी, मैं हर महीने जाऊंगी। बच्चों के साथ वक्त बिताऊंगी, उन बच्चों के साथ जो वैसे ही हैं जैसे मैं थी। कोई नाम नहीं, कोई गोत्र नहीं, कोई परिवार नहीं। मैं उनकी सुमित्रा दीदी बनूंगी। पहली बार जब मैं वहां गई, आनंद नगर, तो उस इमारत को देखकर मेरे पांव रुक गए। वही दरवाजा था, थोड़ा पुराना हो गया था, रंग उड़ गया था। वही आंगन था, वही नीम का पेड़, अब और बड़ा हो गया था। मैं उस दरवाजे के सामने खड़ी रही और सोचा, यहीं यहीं उन्होंने मुझे रखा था, इसी दरवाजे पर। उस रात मैंने दरवाजे को हाथ लगाया। अंदर से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। मैं अंदर गई। एक छोटी लड़की, कोई 7-8 साल की, मेरी तरफ दौड़ी आई। दीदी, आप कौन हो? मैं कविता हूं। यहां क्यों आई हो? तुम लोगों से मिलने। वो थोड़ी देर मुझे देखती रही, फिर मुस्कुराई। एक बड़ी, खुली मुस्कान। खाना खाओगी? आज खिचड़ी बनी है। मैं हंस पड़ी। हाँ, खाऊंगी। उस दिन मैंने उन बच्चों के साथ खिचड़ी खाई, उनकी बातें सुनी, उनके साथ बैठी। एक लड़की ने मुझसे पूछा, दीदी आपकी माँ है? मैंने एक पल सोचा, फिर कहा, थीं। मर गईं? हाँ, हमारी भी नहीं है। पता है। तो हम सब एक जैसे हुए। मैं उस लड़की को देखती रही। उसकी आंखें बड़ी थीं, काली, थोड़ी मेरी जैसी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ, एक जैसे। वो मुस्कुराई और भाग गई। महीने बीतते गए। मैं हर महीने आश्रम जाती, बच्चों के साथ वक्त बिताती, उन्हें पढ़ाती, उन्हें सुनती। नई वार्डन शकुंतला जी अच्छी महिला थी। उन्होंने मुझे खुले दिल से स्वीकारा। कविता जी, आप खुद यहां से हो, इसीलिए इतना समझती हो इन बच्चों को। उसी दौरान मैंने एक और फैसला किया। मैंने एक छोटा सा कमरा लिया, आश्रम के पास, ताकि जब भी जाऊं रुक सकूं। शांताबाई का किराए का कमरा छोड़ा नहीं, वो अभी भी था। लेकिन अब एक और जगह थी जो मेरी थी। उस कमरे में मैंने एक चीज रखी, सुनीता जी की एक पुरानी साड़ी, जो आश्रम में थी उनकी, हल्के नीले रंग की, थोड़ी घिसी हुई। प्रमिला ने दी थी। दीदी, ये उनकी पसंदीदा थी, आप रख लो। मैंने उसे उस कमरे में एक खूंटी पर टांग दिया। हर सुबह जब उगती थी, वो दिखती थी। एक याददाश्त, एक उपस्थिति। रवि का संपत्ति का मामला अंत में खत्म हो गया। उसके पास कोई ठोस दावा नहीं था। मेहता जी ने बताया, वो पीछे हट गया। अच्छा हुआ। तुमने उस घर का क्या किया? आश्रम को दे दिया, बाल आश्रम को। मतलब वहां बच्चे रहेंगे? हाँ। मेहता जी चुप रहे, फिर बोले, ये बहुत अच्छा किया। उस घर में, जहां 30 साल पहले डर था, आंसू थे, एक रात की मजबूरी थी, अब बच्चों की आवाजें होंगी। ये मुझे सही लगा। ये सही था। उन्हीं दिनों एक शाम, मैं उस आश्रम वाले कमरे में बैठी थी, प्रमिला का फोन आया। दीदी, एक बात कहनी थी। हाँ, मुझे पहले से पता था। क्या? कि आप उनकी बेटी हो। मैं चुप रह गई। कब? पहले दिन से नहीं, पर जब आपने 2-2 डीएनए टेस्ट करवाए, तब नहीं, उससे पहले। उस दिन जब आप उनके बालों में कंघी कर रही थीं और आपका चेहरा देखा और उनका चेहरा देखा, तब समझ गई। तुमने कभी नहीं पूछा। आपका हक था ना बताने का। मेरी आंखें भर आई। प्रमिला, दीदी, शुक्रिया। किस बात का? बस। वो हंसी, और मैं भी। एक और महीना बीता। एक दिन आनंदनगर आश्रम में वो छोटी लड़की,
जिसने पहले दिन खिचड़ी खिलाई थी, मेरे पास आई। उसका नाम था मीना, 7 साल की, बड़ी आंखें, काली, थोड़ी मेरी जैसी। वो मेरे पास बैठ गई। दीदी, एक बात पूछूं? हाँ। आपने कहा था आपकी माँ थी। हाँ। वो आपसे प्यार करती थीं? मैंने एक पल सोचा, फिर कहा, हाँ, बहुत। पर वो साथ में ही रहीं, रह नहीं पाईं। फर्क है। मीना ने मेरी तरफ देखा। फर्क क्या है? जो रहना नहीं चाहते वो छोड़ते हैं, जो रह नहीं पाते वो मजबूर होते हैं। वो सोचती रही, फिर बोली, तो मेरी माँ भी मजबूर थी। मेरे गले में कुछ अटका। शायद, शायद। मैं उन्हें नहीं जानती, पर तुम्हें देखकर लगता है उन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया था। मीना कुछ देर चुप रही, फिर मेरे पास खिसक आई और मेरे कंधे से लग गई। कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप रही। हम दोनों वहां बैठे रहे, आंगन में, नीम के पेड़ के नीचे, शाम की धूप में। वो पल, उस पल में सब कुछ था। मेरी माँ थी, मेरा बचपन था, मेरी तलाश थी, मेरा मिलना था, मेरा खोना था। और अब ये नई शुरुआत। हफ्ते बीते, महीने बीते। रवि का नाम अब नहीं सुना। मेहता जी ने एक बार बताया, उसके ऊपर एक और केस है, किसी और बुजुर्ग की संपत्ति का। वो उलझा है। मैंने कहा, जो बोया वो काट रहा है। मेहता जी हंसे। शर्मा जी ने एक बार फोन किया, कविता जी, आश्रम में एक जगह खाली है, नर्स की, अगर आप। मैंने एक पल सोचा, फिर कहा, नहीं शर्मा जी, वो जगह मेरे लिए नहीं है अब। क्यों? क्योंकि एक काम खत्म हुआ वहां, दूसरा काम आनंद नगर में है। मैंने आनंद नगर आश्रम में काम शुरू किया। पूरे वक्त का नहीं, पर नियमित। बच्चों की मेडिकल देखभाल, उनकी पढ़ाई में मदद, और बस उनके पास रहना। जैसे सुमित्रा दीदी मेरे पास रही थी। सुमित्रा दीदी एक बार आईं, बुजुर्ग हो गई थीं, पर आईं। मुझे देखकर गले लगा लिया। कविता। दीदी। हम दोनों रोए, फिर हंसे, फिर बच्चों के साथ खाना खाया। एक शाम, उस छोटे कमरे में मैं बैठी थी। नीले रंग की साड़ी खूंटी पर थी। खिड़की से तारे दिख रहे थे। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें वो लिफाफा था, हल्दी का कपड़ा, वो चिट। मैंने चिट को खोला। माँ, माफ करना। और उसके नीचे मेरे हाथ से लिखा, माफ किया, कविता। मैंने उस चिट को देखा, फिर धीरे से उसे मोड़ा, उस हल्दी के कपड़े में लपेटा, और इस बार मैंने उसे डायरी में नहीं रखा। मैंने खिड़की खोली। रात की हवा आई, ठंडी, हल्की, नीम की महक लिए। मैंने उस लिफाफे को अपने सीने से लगाया, आंखें बंद की। माँ, मैंने कहा, धीरे से, उस रात को, उन तारों को, उस हवा को। मिल गई, देर से मिली, पर मिली। आंखें खोली, तारे थे, नीम की महक थी, और एक सुकून था, वो सुकून जो 30 साल की तलाश के बाद आता है। मैंने वो लिफाफा वापस रखा, डायरी बंद की, और उस रात पहली बार, बिना किसी सवाल के, बिना किसी तलाश के, मैं सो गई। सुबह उठी, खिड़की से धूप आ रही थी। मैंने चाय बनाई, अपने हाथों से, पहली बार। वो कड़वी नहीं थी।